नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स के ख़ास प्रोग्राम आज की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान मोइनुल इस्लाम साहब हैं। मोइनुल इस्लाम साहब कानपुर के सिद्दीक़ फैज़ाम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। ये इंटर कॉलेज कोई आम इंटर कॉलेज नहीं है। ये उस वक्त कायम हुआ था जब पहली जंग आज़ादी हुई थी 1857 में। सिर्फ 3 साल के बाद 1860 में ये कायम हुआ। उसके बाद से लगातार ये तालीमी खिदमत वहाँ अंजाम दे रहा है। बड़ा तारीख़ी कॉलेज रहा है। मुसलमानों की बड़ी तारीख़ वहाँ से वाबस्ता है। नदवा के बारे में बताया जाता है कि नदवा का जब क़याम हुआ उसके लिए जो कोशिशें शुरू की गई वो उसी कॉलेज से शुरू की गई थी। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह और भी तमाम बुज़ुर्ग हज़रात ने वहाँ दौरे किए। गांधी जी ने वहाँ का दौरा किया। इस तरह से वो कॉलेज हिंदुस्तान के मुसलमानों की तारीख़ के हवाले से बहुत ही अहम है। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्दीक़ फैज़ाम इंटर कॉलेज के बारे में उसकी तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से आप कुछ बात करें। हाँ जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि 1860 में इसका क़याम हुआ था मदरसा फैज़ाम से जी। और 1857 में जैसे वहाँ पर एक मीटिंग हुई जिसमें जो है नदवतुल उलमा की के लिए कि इसकी शाख कहाँ कायम की जाए। तो पहले तो कानपुर में ही की जानी थी जी, लेकिन फिर वो किन्हीं वजूहात से वो लखनऊ शिफ्ट हो गया। उसके बाद ये फैज़ाम इंटर मदरसे से होते हुए फैज़ाम जो है हाई स्कूल और हाई स्कूल के बाद फैज़ाम इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड से उसका रिकग्निशन हुआ और लगभग 160 साल हो गए इस अदारे को चलते हुए। इदारा कानपुर की मुस्लिम घनी आबादी के बीच में बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। वहाँ पर बहुत पुराना इलाका है ये। ज़ाहिर सी बात 160 साल पहले कायम हुआ है। हाँ हुआ था और चूँकि बहुत पतली गलियां हैं वहाँ पर यह कायम हुआ था। एक बरादरी जो है शमशी बरादरी है जी, जो बिसात खाने का काम करती है। उन लोगों ने इसको जो है वो उसकी तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज वो फैज़ाम इंटर कॉलेज जो के नाम से जो है वो जाना जाता है। और चूँकि बहुत इकोनॉमिकली पुअर इलाके में जो है वो ये अदारा है तो इसका रिकग्निशन है और सरकार से इसको एड भी मिलती है जी। और इस वक्त करीब 40-41 लोगों का स्टाफ है जिसमें प्रिंसिपल हैं, लेक्चरर्स हैं, LT ग्रेड के टीचर्स हैं, क्लर्क हैं, प्यून हैं। तो सरकार अच्छा खासा जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करती है, एड देती है और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा उसे जो है हासिल है। हमारे संग भरो सफलता की उड़ान। हिंद गुरु एकेडमी D6 अबुल फजल जामिया नगर दिल्ली। डायल कीजिए 9206961786 और 9206962786। अगला बैच शीघ्र प्रारंभ। जी, आप ये बता रहे हैं जैसा कि उसकी तारीख़ हमने भी अभी देखी कि 160 साल पहले वहाँ कायम हुआ था। इस वक्त जो आबादी उस कॉलेज के आसपास है, मैं अगर ये कहूँ कि 5 किलोमीटर की रेडियस में है, वहाँ की तालीमी सूरत हाल क्या है? तालीमी सूरत हाल अब तो इधर मेरा ख़्याल से 10 सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि बेहतर हुई है। मैं अब इसी कॉलेज की अगर बात कर रहा हूँ, मेरे कॉलेज के पास में जो है वो कई और कॉलेज हैं। बहुत मेरा ख़्याल से 4 किलोमीटर के अंदर कई अदारे ऐसे हैं जो सरकार से इमदादी याफ्ता हैं और माइनॉरिटीज़ के भी हैं। बहुत करीब करीब हैं कॉलेज जी। तो उनमें उस वक्त चूँकि वो कॉलेज जो रोड पर हुआ करते थे तो उनमें जो है स्टूडेंट बहुत हुआ करते थे। फैज़ाम इंटर कॉलेज में जो है वो तादाद जो है वो 400-500 हुआ करती थी। लेकिन आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 1500 से करीब 15 साल से ये इसकी तादाद 1500 से ऊपर हो जाती है और एडमिशन नहीं ले पाते हैं। कानपुर में सरकारी इमदाद याफ्ता 113 कॉलेज हैं उस और 25 के आसपास जो है वो GICs और नगर निगम के कॉलेजेस हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पिछले 10 से 12 सालों से हम जो ये कहा जाता है कि साहब स्कूल में ऐसे सरकारी अदारों में जो है बच्चे तालीम हासिल नहीं करते हैं, आज सबसे ज़्यादा जो है तादाद हमारे पास है, 1 नंबर पर हैं आज 10 से 12 साल से। और रिज़ल्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम 100% के आसपास ही रहते हैं।
आसपास नहीं रहते, 100% रहते हैं, कहीं पर 1-8% रह गया इधर उधर तो अलग बात है। जी बताएं कि आपने बताया कि बहुत अच्छे तादाद में इस वक्त स्टूडेंट आपके यहाँ हैं। मेरा जो एक सवाल ये था, मेरा इसलिए सवाल था तारीख़ के हवाले से कि 160 साल पहले जहाँ पर कॉलेज कायम हुआ तो वहाँ आबादी रही होगी और उस आबादी को पढ़ाने के लिए वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मुकामी लोगों ने सोचा और कॉलेज कायम किया। अब आबादी बढ़ती गई, लेकिन उस आबादी पर तालीम का क्या असर रहा जब 160 पहले उन्हें तालीम गाह मिल गई थी? अब तालीम का असर ये रहा कि बताया नहीं कि 400 से 500 स्टूडेंट हुआ करते थे, आज 1500 हुआ करते थे, और उसी कैंपस में एक प्राइमरी हमारा है जिसमें 400 से 500 स्टूडेंट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पढ़ने वालों की तादाद तो बढ़ी। जी, एक चीज़ ये, एक तो ये हुई। दूसरे ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जब हम बड़े हो रहे थे और 6ठी-7वीं क्लास में पहुँचे तो कानपुर का नाम दो हवालों से बहुत दिया जाता है कि वहाँ के मुसलमान माशी तौर पर बहुत मजबूत हैं और हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के लेवल पर उसको मैनचेस्टर के हवाले से कहा जाता था कि वो इस एशिया का मैनचेस्टर है। इस वक्त इन दोनों हवालों से कानपुर की सूरत हाल क्या है? हाँ नहीं, मैनचेस्टर तो इसलिए कहा जाता था कि वहाँ पर मिल्स बहुत थी जी। एक तो उसमें लाली मिली बहुत मशहूर थी जी, जहाँ पर जो है वो गर्म कपड़े बनते थे, पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते थे। कॉटन का काम, उसके अलावा मेयोर मिल और दूसरी मिलें थी, काफ़ी मिलें थी वहाँ पर, इसीलिए मैनचेस्टर कहा जाता था कि कपड़ों का जो है वो बड़ा प्रोडक्शन वहाँ पर हो रहा है और बहुत अच्छे कपड़ों का होता था, कॉटन में भी और गर्म कपड़ों में। वूलन मिल्स जो है लाली मिली, वहाँ शाल बहुत दूर दूर तक जो है आज भी, लेकिन ये धीरे धीरे करके जो है वो सब बंद होते गए और आज हालत ये कि वो सब बंद हो गए। चमड़े की इंडस्ट्री बहुत ही मशहूर थी वहाँ की। जी। अभी उसकी सूरत हाल क्या पाते होंगे, आप देखते होंगे अगर आसपास? आप अभी तक तो 1-2-3 सालों से उनमें थोड़ा सा कमी आई है। इंडस्ट्री तो मौजूद है लेकिन प्रोडक्शन में कमी आई है, उनकी वजह कुछ और भी हो सकती हैं बहुत सी। अक्सर जो है वो टेनरी गंगा में पानी और पोल्यूशन की वजह से जो है वो हिसाब ना छोड़ा जाए, गंगा का पानी पोल्यूट होता है तो बंद कर दी जाती हैं 2-2, 3-3 महीने के लिए, तो उससे असर तो होता ही है। और भाई कुछ दिन पहले जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो वहाँ के इंडस्ट्री के, लेदर इंडस्ट्री के लोगों से बात की, जैसे आजकल होता है कि ऑनलाइन बात हो रही है, तो उस पर उन्होंने कहा कि इसका जो है एक्सपोर्ट और बढ़ाया जाए और उसके तरीके निकाले जाएं। तो इसका मतलब है कि सरकार भी जो है कोशां है जी कि उस इंडस्ट्री को और बढ़ावा दिया जाए। बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि मोदी गवर्नमेंट ने उसको जो है नोटिस लिया है कि वहाँ कमज़ोरी आई है। हाँ, सीधे वहाँ के लोगों से बात की है। और मैं आपको बता दूं कि इस कॉलेज के, फैज़-ए-आम इंटर कॉलेज के हमारे जो चेयरमैन हैं एसोसिएशन के, मुख्तारुल अमीन साहब, वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, खासकर लेदर का बड़ा नाम है उनका। और लेदर वो CL जो होता है उनका, लेदर उसके चेयरमैन भी रहे हैं, CLE के चेयरमैन भी रहे हैं और वो हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट भी हैं जी। बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं और कई अदारे भी उन्होंने कायम किए हैं। लगभग 18 से 20 कॉलेज उनके चल रहे हैं, जिसमें 7 तो DPS हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, प्लस उनका अपना ब्रांड भी LN पब्लिक स्कूल के नाम से जी। तो वो भी काफ़ी तादाद में है, तो वो भी, वो लेदर के वो भी उसमें मौजूद थे। मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा आपसे कि कानपुर का जो कि मुसलमानों के हवाले से अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पर समाजी क्या तब्दीली आप देखते हैं और क्या रिक्वायरमेंट तब्दीली आप महसूस करते हैं, क्या तब्दीली होनी चाहिए? जहाँ तक एजुकेशन की बात है, मैं चूँकि उससे जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा इसी के उसमें लगा रहता हूँ कि किसी तरह से एजुकेशन हालांकि बढ़ी हुई है लेकिन उस तादाद में मुसलमानों में एजुकेशन नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि उनके ज़हन में एक बात बैठ गई है कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ नौकरी के लिए है और नौकरी मुसलमानों को मिलती नहीं है। हालांकि ये भी उनका एक नैरेटिव ठीक नहीं है कि साहब मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। अगर आप पढ़े लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आप आए, और आए हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आए हैं। ये कहें कि नहीं टॉप किया है, काफ़ी लोगों ने, जावेद उस्मानी साहब पहले टॉपर थे IAS में, उसके बाद जो है वो और बहुत से लोगों ने टॉप किया है, उसके बाद आमिर सुबहानी ने किया है बिहार से, और उसके बाद कश्मीर से, और ये कई लोगों ने जाहिर सी बात है कि वो उन्होंने पढ़ा लिखा होगा, मेहनत की होगी, तभी तो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पढ़ने लिखने में कुछ नहीं मिलता। बस ये अलग बात है कि आपको जो पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ना चाहिए, जितनी मेहनत करना चाहिए ईमानदारी के साथ, तो वो मेरा ख्याल से पूरी नहीं कर रहे हैं। एक कॉलेज के प्रिंसिपल होने के नाते आपके 1500 बच्चों यानी 1500 फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके तई आपको जवाबदेह होना होता है।
और ताकि वो प्रोडक्टिव चीज़ें आपके यहाँ से पहुँचें, बच्चे पढ़ के निकलें, और उन तमाम चीज़ों को डील करते हुए, फैमिलीज़ को, बच्चों को डील करते हुए आपने क्या महसूस किया कि मुसलमानों में जो तालीम को लेकर के लोगों के जहनों में जो कन्फ्यूज़न है उसको कैसे दूर किया जाए? कोई फार्मूला आपने सॉर्ट आउट किया, सोचा कि किस तरह से ये जो अभी आप मुझे बता रहे थे आप कि इस तरह के जो एक फ़िक्र है कि साहब नौकरी नहीं मिलती तो क्यों पढ़ना, इसको किस तरह से रिमूव किया जाए और उसके बदले में उन्हें बताया जाए कि नहीं, आपको पढ़ना हर हाल में है, चाहे आप कुछ भी करें लेकिन फिर भी पढ़ें आप? नहीं, कोशिश तो रहती है, और मेरी पर्सनल तो जो भी हो सकती है वो काफ़ी पहले जब मैं टीचिंग जॉब में नहीं था तब भी इसी में लगा रहता था, और मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि मैं टीचर बनूं, और किसी तरफ मैंने देखा भी नहीं। तो पहले मैं इस कॉलेज में लेक्चरर हुआ मैथमेटिक्स का, और उसके बाद प्रिंसिपल हुआ। तो लोगों के बीच जाकर जो कॉलेज में गार्जियन आते हैं उनसे भी तमाम मैं उन्हें बताता हूँ कि तालीम वो चीज़ है जिसमें दुनिया के साथ साथ आखिरत भी जो है वो हमारी संवरनी है। जाहिर सी बात है कि हमें आखिरत में सबसे ज़्यादा वहीं रहना है, हमेशा के लिए रहना है। यहाँ तो 60 साल, 70 साल, 80 साल जी तो जाहिर सी बात है बग़ैर तालीम के जो है वो कतई तौर पर दुनिया भी नहीं सुधरेगी और आखिरत भी नहीं। तो कोशिश ये कीजिए कि जो है तालीम हासिल करिए किसी तरह से, और ज़रूरी नहीं है इस बात को लेके क्यों चले कि नहीं साहब जॉब हमें मिले, वो भी सरकारी मिले, प्राइवेट जॉब बहुत थी। दूसरी बात ये कि तालीम हासिल करेंगे तो आप अपना बिज़नेस अच्छा कर सकते हैं जी। बग़ैर तालीम के आप जो बिज़नेस है वो शायद जो बिज़नेस छोटा मोटा आप कर रहे हैं ज़िंदगी भर वही करते रहेंगे, आपको ज़्यादा मौक़े हासिल नहीं होंगे। लेकिन आप तालीम हासिल, और आज के बच्चे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी में, कानपुर की मुस्लिम कम्युनिटी में अपनी बच्चियों को तालीम दिलाने के हवाले से आप किस लेवल पर कहते हैं? हाँ, मैं अभी कई लोगों से मैंने बात की, मैंने कहा कि लड़के तो जो है पढ़ने में पीछे हैं, अक्सर स्कूल जब होता है तो उसमें आए दिन जो है गायब हो जाते हैं, नागे बहुत करते हैं, चाहे आप कितना भी कह लीजिए, समझा दीजिए, हैं, डांट फटकार दीजिए, लेकिन लड़कियां पढ़ने में जो है वो होशा रहती हैं, और रिज़ल्ट भी हर साल लड़कियों का अच्छा आता है। तो मैं ये कह रहा था, मैंने कहा कि अब मायूस तो नहीं कहेंगे लेकिन परेशान होकर मैंने कहा कि भाई ऐसा मैं तो सोच रहा हूँ कि सिर्फ लड़कियों को ही तालीम दी जाए, लड़कों को उनके अपने ऊपर छोड़ दिया जाए कि जो चाहें वो करें। जी। हाँ, क्योंकि वो जब बहुत काफ़ी परेशानी सी बात है, सही। जिन इलाकों में हम लोग स्कूल चल रहा है, हम लोगों को वो सब, उनके वालिदैन जो है मोस्टली तो गैर पढ़े लिखे हैं जी, उनको कोई अहमियत नहीं है एजुकेशन की। चलिए काम पे चले जाइए, स्कूल नहीं जाना, अरे क्या करोगे स्कूल जाके, चलिए काम पे चले जाइए, छोटा मोटा काम करते हैं उसी में उनको भी लगाए रखते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों को पैसा मिलने लगता है तो फिर वो क्यों इस तरफ आएंगे। ये अलग बात है कि वो जो पैसा उन्हें आज मिल रहा है वो कल भी वही मिलता रहेगा, तरक्की नहीं करेंगे। हमारे संग भरो सफलता की उड़ान। हिंद गुरु एकेडमी, D6 अबुल फजल, जामिया नगर, दिल्ली। डायल कीजिए 9206961786 और 9206962786। अगला बैच शीघ्र प्रारंभ। कानपुर के उलमा और दानिश्वरों की जो सर्कल है उसमें आप बहुत ही अहम शख्सियत होंगे। मेरा ख्याल है कि इतने बड़े सीनियर कॉलेज के आप प्रिंसिपल हैं, उठना बैठना होता होगा, मिली इश्यूज़ पर डिस्कशन होता होगा। अब क्या पाते हैं, क्या चीज़ें वहाँ के कानपुर के हवाले से जब बात की जाए तो क्या चीज़ें आप लोग डिस्कस करते हैं, और वो अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों के हवाले से अगर बात की जाए तो किन चीज़ों को लेकर आपके दरमियान जब डिस्कशन होता है, आप लोग उस पर सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो कौन से उमूर होते होंगे? भाई मैं तो जिन लोगों से बात करता हूँ तो सिर्फ एजुकेशन पर ही बात करता हूँ। ठीक है। लेकिन कानपुर का मुसलमान जो है वो ज़्यादातर सियासत पर बात करना चाहता है जी। चाय के होटलों से लेकर सुबह से शाम तक, रात तक चाय के होटलों में बैठकर सिर्फ सियासत पर बात करना चाहता है, अमली तौर पर उस पर कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता है। जब वोटिंग हो रही होती तो वो चाय के होटलों में बैठ के सरकारें बनाता और गिराता रहता है कि आज उनकी बन जाएगी, लेकिन वो उठ के वोट डालने नहीं जाता है। बड़ा मुश्किल काम एक है कि उठ के अपने हक के लिए जो है वो वहाँ पर नहीं जाएगा, वो बातें ही सिर्फ करता है। तो सियासी तौर पर जो है वो इतना ही अवेयर है। यानी हमारे, अगर आप कहें कि कानपुर के मुसलमान या हिंदुस्तान के मुसलमान, मैं कह लूँ कि हमारे यहाँ सियासत पर बातें होती हैं, सियासत पर जो करने की चीज़ें हैं, जैसा कि आपने कहा वोट देना है तो वोट नहीं दे रहे हैं, या कोई कंक्रीट डिसीजन लेकर के रेगुलर कोई काम करने की कोई तैयार नहीं है। यही एक कमी है मैं देखता हूँ। हम तो अपने उलमा इकराम से जो है वो जो तवक्को करते हैं वो पूरी नहीं होती हैं कि
मुसलमानों के तमाम मसाइल के हल के लिए वो अगर आगे आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, लोग उनकी बात सुनेंगे भी। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, ये कि आपका जो कंसर्न है कि अगर उलमा आगे आएँ और वो कम्युनिटी को बताएं तो लोग उनको सुनेंगे। अभी जिस होटल में हम आपके साथ बैठे हुए हैं, इसी होटल में 8 तारीख को और 9 तारीख को 2 बड़े प्रोग्राम हुए और इत्तेहाद मिल्लत के नाम से यहाँ प्रोग्राम हुए। उलमा और दानिशवरान यहाँ बैठे सर जोड़कर और उन्होंने ये तय किया, कुछ नुकात तय किए कि हम 9 एजेंडे बनाएंगे और उसके ज़रिए से कम्युनिटी के अंदर बताएंगे मुसलमानों के दरमियान कि आपस में झगड़े मत करो, मसलकी इख्तलाफ करो रखो लेकिन लड़ो मत। इस तरह की बातें की गई और ये पहली बात नहीं थी। 1964 में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत बनी इसी काम के लिए। बाद के दिनों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी तकरीबन यही काम कर रहा था। मिली काउंसिल बनी, वो यही काम कर रही है। तो इस तरह की कोशिशें होती रहीं लेकिन इत्तेहाद यहाँ तक नहीं पहुँचा। आज फिर हमें वही जुमले दोहराने पड़ रहे हैं। तो कैसे मतलब ये चीज़ें आप तक अगर पहुंचती हैं तो आपको कैसा लगता है? ये खबर जब आपने पढ़ा होगा तो आपको क्या उम्मीद आपको लगी, क्या खदशा लगा, क्या चीज़ें आपके सवाल क्या जैसे पहले होते रहे वैसे ही फिर इत्तेहाद मिल्लत हो रहा है कि लोग जमा होते हैं, उसमें जमा होने में भी कुछ लोग जो है वो नहीं आते हैं। कहा जाता है कि वो बीमार थे और वो नहीं आए। जाहिर सी बात है किसी अख्तलाफी बुनियाद पर वो नहीं आए होंगे। और उसके बाद जो है वो जिस तरह से अभी भी हुआ, इससे पहले भी उसमें से निकल कर कुछ लोग फिर वही अपना राग अलापने लगते हैं। अब ये तो नहीं समझ में आता कि भाई वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। या तो मुखलिस नहीं है इस कौम के तई, बिल्कुल मुसलमानों के तई मुखलिस नहीं। अगर मुखलिस हैं तो मैं तो ये कहता हूँ, हमेशा लोगों से कहता हूँ कि मुसलमानों के फ़लाह के लिए कोई भी काम अगर आए तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे ओहदों की कोई ज़रूरत नहीं है। दामे दरमे सुखने जिस तरह से हमारा होगा हम कर रहेंगे, हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। जी, अगर आप मुखलिस हैं तो मैं आपके पीछे रहूँगा, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन हमारे उलमा इकराम और जिस तरह से बड़ी बड़ी मीटिंग होती है उससे बड़ी मायूसी होती बाद में। जिस तरह से अभी ये हुआ कि एक साहब गए लखनऊ में, अखिलेश यादव से मिलने चले गए सीधे। चलिए अखिलेश यादव से मिल लीजिए, तो कम से कम उनसे ये तो कीजिए कि अब ग़ुलामी छोड़कर अब हम आपसे के साथ साझेदार करने के लिए तैयार हैं, हमारी भागीदारी होनी चाहिए। मुनासिब बात है। तो इस तरह की बातें होना चाहिए, वरना वहाँ तो अभी तक यही हो रहा है कि चेहरा जो है वो, मैंने तो अभी ये देखा हूँ कि आज़म खां जो है वो सबसे बड़ा चेहरा मुसलमानों के रहे हैं और आज जब उनकी हालत ये हो गई तो कोई उनके लिए खड़ा नहीं हुआ, जबकि ऐसे कोई इल्ज़ामात भी नहीं उनके ऊपर हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन ये कोई खड़ा नहीं हुआ है। इतनी बड़ी कौम जो है वो उनको नाम से उनके वोट देती रही, लेकिन साहब जिस पार्टी में थे उस पार्टी ने भी उनके लिए बहुत कुछ नहीं किया है। तो हम ग़ुलामी कब तक करते रहेंगे, इस पर गौर करना चाहिए। और किसी एक पार्टी को आप अछूत बनाकर नहीं रख सकते हिंदुस्तान में, एक अक्सरियत के लोगों को कि आप अछूत बना दें। मैं कह रहा हूँ कि उनसे भी बात होना चाहिए और हमारा जो हक़ है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के आज़ाद कराने में जो है हमारा मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। वो ऐसे तो यहाँ नहीं रह रहे ना, तो हमारा पूरा हक़ है और हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से हमारा हक़ मिलना चाहिए। हम किसी दूसरे का हक़ मारने के बिल्कुल फेवर में नहीं है। तालीम के साथ साथ जो है वो सियासत में भी आपको तस्वीर बदलनी पड़ेगी जी। इसलिए कि अगर आप सियासत में नहीं, अगर सियासी ताकत आपके पास नहीं है तो तालीम से भी आपको बहुत कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपकी सियासी ताकत नहीं है तो IAS भी होगा तो आपको क्लर्क की पोस्ट पर बैठाल देंगे। बहुत से क्लर्क बने घूम रहे हैं। तो सियासी ताकत के बगैर आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप 50-100 IAS बना लें, लेकिन वो IAS भी एज ए क्लर्क ही काम करेंगे ना, उनके पास कोई पावर होगा ना वो कुछ कर सकते हैं जी। तो सियासी और एजुकेशन दोनों, जी, तालीमी और सियासी दोनों बिल्कुल चलना चाहिए और बस मजबूती से चलना चाहिए। लोगों को मुखलिस होना चाहिए। जो लोग हमारे बड़े हैं, अकाबरीन हैं, हम उनको जो है वो उनकी तरफ देखते हैं, उनसे कुछ तवक्को करते हैं, तो उन्हें मुखलिस होना चाहिए। वरना अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेही उनके, मेरे ख़्याल से ये मुझसे बेहतर वो जानते हैं कि अल्लाह ताला के उनकी जवाबदेही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सर मुझे अपने कीमती वक्त दिया। ये थे मोइनुल इस्लाम साहब जो सिद्दीक फैज़ाम इंटर कॉलेज कानपुर के प्रिंसिपल हैं। हमारी मुलाकात मोइन साहब से यहाँ पर हुई और होटल रिवरव्यू में ये इंटरव्यू मैंने यहाँ पर किया है। आपने बताया कि तालीमी सरगर्मियों को जारी रखते हुए मुसलमानों को अपनी सियासी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करना चाहिए, वरना सिर्फ तालीम से ही तस्वीर नहीं बदलेगी। सियासत और तालीम का बड़ा गहरा रिश्ता होगा। उसके बाद सियासत से ही चीज़ें सोसाइटी में बदलती हैं, समाज में बदलती हैं। तो सियासी तौर पर मजबूती भी बेहद ज़रूरी है। ठीक उसी तरह से तालीम के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम फिर किसी और मेहमान के साथ आपके साथ रुजू होंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।